टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लेटेंट हीट। हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट क्या होती है, कितने टाइप की होती है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर एंड द लेटेंट हीट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज द लेटेंट हीट? द हीट एनर्जी which has to supply to change the state of a substance is called latent heat। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। जैसे हमें सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो सॉलिड से जस्ट लिक्विड में चेंज करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड से गैस में चेंज करना है, तो उसके लिए हम जो एनर्जी यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक हिडन एनर्जी होती है। हिडन एनर्जी क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है। जैसे अगर 0 डिग्री की आइस है, उसको हम मेल्ट करेंगे, तो मेल्ट करने के बाद जस्ट जो वाटर होता है आफ्टर मेल्टिंग उसका भी टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। हमने आइस को हीट दिया लेकिन वो हीट दिखती नहीं है, वो हिडन फॉर्म में होती है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, इसलिए इसको हिडन एनर्जी भी कहते हैं। लेटेंट हीट 2 टाइप की होती है। फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अगर हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं। और वेपराइजेशन क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस को हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं। लेटेंट हीट ये वर्क कैसे करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kilogram of solid at its melting point to liquid without any change in temperature। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर देखते हैं डिफिनीशन को, तो क्या होता है? अगर हम 1 किलोग्राम क्या लेते हैं? सॉलिड लेते हैं, और उस 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इस स्टेट चेंज के ड्यूरेशन में, स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सपोज ये सॉलिड है जिसका वेट कितना है? 1 किलोग्राम। इसको हम किस में चेंज कर देंगे? लिक्विड में चेंज कर देंगे। तो इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी हम देंगे उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम आइस को, वाटर के लिए 1 किलोग्राम को वाटर में चेंज करने के लिए जितना जूल एनर्जी हम देंगे उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। 1 किलोग्राम आइस के लिए हम इतनी एनर्जी देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर वाटर का तब भी कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने आइस क्यूब्स लिया, ये सपोज करो क्या है? आइस है। इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हीट देंगे, हीट देने के बाद जैसे ही ये वाटर में चेंज होगा उसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जब फ्यूज़न होता है, मेल्टिंग होती है, लेटेंट हीट देते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो उस दौरान क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वाटर के भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो एनर्जी हम देते हैं वो जाती कहाँ है? टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज करता है? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो, जो मैटर्स होता है, मैटर में क्या होता है? सॉलिड। अगर सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं
तो उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे सपोज करो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अधिकतर हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको हम सर्कुलर दिखाते हैं। सपोज करो ये क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम इस पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद क्या हो जाएंगे, सॉलिड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, जिससे वो अपना स्टेट चेंज कर देंगे, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएंगे। तो जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होती है, जो एनर्जी यहाँ पे आती है, वो क्या करती है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या करती है, ओवरकम करती है। और इस दौरान जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज नहीं होती है। तो जो हीट हम देंगे वो क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हटा देगी, हटाने के बाद वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि जो एनर्जी हमने दिया फिर स्टेट चेंज करने के लिए, वो कहाँ पे यूज हुई, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने में यूज हुई। इसीलिए ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज कर, जैसे ये आइस है, ये आइस के पार्टिकल्स हैं, अब एनर्जी देंगे, एनर्जी क्या करेगी, फोर्स को ब्रेक करेगी, फोर्स को ब्रेक करेगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ब्रेक करने के बाद क्या होगी, पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर तब भी कितना रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी हमने दिया वो कहाँ पे खर्च हो गई, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने में खर्च हो गई। तो ये क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के लिए कितनी होती है, 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो आइस को वाटर में चेंज करने के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू वेपर में चेंज करने के लिए क्या यूज होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए या फिर वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जिस एनर्जी को हम देते हैं उसको क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टैंडर्ड डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं। द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी, अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया, लिक्विड। अब इस लिक्विड का वेट कितना है, 1 किलोग्राम है। तो इस 1 किलोग्राम के लिक्विड को पूरी तरह से कंप्लीटली किस में चेंज करने के लिए, वेपर या फिर गैस में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी हम देंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। सपोज करो ये वाटर है, वाटर बॉयल होगा, बॉयल होकर किस में, वेपर में, गैस में चेंज होगा। अब जितनी एनर्जी हम 1 किलोग्राम वाटर को देंगे पूरी तरह से, ये पूरा 1 किलोग्राम की जो क्वांटिटी है पूरी तरह से किस में चेंज हो जाए, गैस में। तो उसके लिए जो एनर्जी हम देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये वाटर के लिए क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। कितनी होती है, 22.5 जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली किस में चेंज करने के लिए, वेपर में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो उसके वाटर के लिए क्या होती है, 22.5। मतलब अगर 1 किलोग्राम वाटर है उसको हम इतनी एनर्जी देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से लैटेंट हीट क्या होती है, हिडन एनर्जी चेंज होती है और स्टेट चेंज के दौरान क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर कितने टेम्परेचर बॉयल होता है, हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, 100 डिग्री बॉयल होता है।
100 डिग्री बॉयल होता है, 100 डिग्री पे किस में चेंज होने लगता है, वेपर में, गैस में चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे जो वेपर बनती है उसका भी टेम्परेचर, यहाँ पे जो वेपर आ रही है उसका भी टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अब 100 डिग्री के वाटर को फिर से 100 में ही वेपर ये बन रही है, टेम्परेचर जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स उसको ब्रेक करने में वेस्ट हो रही है, यूज हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिडन एनर्जी कहते हैं। तो लेटेंट हीट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। तो यहाँ पे दो लेटेंट हीट के फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। इसीलिए जो वेपर होती है 100 डिग्री का अगर वाटर बॉयल हो रहा है, यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो वाटर बॉयल होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री होता है, और जो वेपर बनती है उसका भी टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री होता है। लेकिन इन दोनों में से इफेक्टिव कौन सा होता है, किसमें ओवरऑल टोटल हीट एनर्जी किसमें ज़्यादा होगी, स्टीम में ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टीम कब बनी, जब उसको हमने लेटेंट हीट दिया। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही 100 डिग्री के वेपर में चेंज हुई है, तो ओवरऑल इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि ये तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, लेकिन जो वेपर बनी है, वेपर कैसे बनी है, उसको हमने लेटेंट हीट दिया है, उसके पास लेटेंट हीट एब्जॉर्ब है हिडन फॉर्म में, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और जैसे ही कोई वेपर, अगर वाटर वेपर है, जब वो वाटर में फिर से कंडेंस होता है तो क्या करता है, जो लेटेंट हीट उसके पास होती है वो उसको क्या करता है, वो बाहर छोड़ देता है, एटमॉस्फेयर में उसको बाहर छोड़ देता है और फिर से वो किसमें, वाटर में कंडेंस हो जाता है। तो वाटर को वेपर में चेंज होने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है, और जब वेपर वाटर में चेंज होती है तभी वो क्या करती है, एनर्जी को रिलीज कर देती है। इसीलिए बहुत सारे कूलिंग इफेक्ट होते हैं, उसको आगे हम पढ़ेंगे, जब वेपराइजेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके।